वो गूंदे आटे के ढेर। जून की भयंकर गर्मी, ऊपर से बिजली का बार बार गुल हो जाना। उस पर ससुराल में कोई धार्मिक कार्यक्रम होने के कारण 40 लोगों का खाना बनाना। आग के गोले बरसने वाले थे जानकी छोटी बहू, पल्लवी मंझली बहू और सुरेखा बड़ी बहू के ऊपर। अक्सर ससुराल में सास का बोलबाला होता है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी थी। यहाँ ससुर जी का बोलबाला चलता था। सास शांत स्वभाव की थी और बीमार रहती थी। घर में कब क्या होना है, इन सब का हिसाब ससुर जी रखते थे। घर की हर छोटी बड़ी चीज़ पर निगरानी रखते। खाना खा लेने के बाद भी रसोई और फ्रिज चेक करते कि कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं बच गया, और गलती से खाना ज़्यादा बन गया तो तीनों बहुओं की खैर नहीं। खाने में कब क्या बनाना है जाकर ससुर जी से पूछना पड़ता था। अब क्या सब्ज़ी बनानी है, दाल बनानी है कि नहीं, जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ससुर जी से इजाज़त लेनी पड़ती थी। कुल मिलाकर घर में उन्हीं का बोलबाला था। बहुएं तो बहुत दूर की बात है, वो तो अपने बेटों को भी कुछ नहीं समझते थे। कोई उनके सामने ज़ुबान ना खोलता। उनके आगे ज़ुबान खोलना मतलब उनके गुस्से को और भी ज़्यादा भड़का देना था। ऐसे में बहुओं के सिर पर हमेशा तलवार लटकती रहती थी। 40 लोगों का खाना सुनते ही तीनों बहुओं के हाथ पांव फूलने लगे। कैसे बनाएंगे इतने लोगों का खाना? हम कोई कुक थोड़े ही हैं, उसके लिए तो बड़े बड़े बर्तन सब कुछ चाहिए होगा। ऊपर से खाना अच्छा ना बने तो फिर झेलो ससुर जी के गुस्से को। बहुओं ने अपने अपने पतियों को ससुर जी के पास भेजा। बेटे गए तो शेर बनकर थे, लेकिन सामने जाकर बन गए भीगी बिल्ली। क्यों, जान नहीं है तुम्हारी बीवियों में? खाना ही तो बनाना है, कौन सा पहाड़ खोदना है? बेटे अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। फिर क्या, खाना तो बनाना ही था, कुक रखने का तो सवाल ही नहीं था। बेचारी तीनों बहुएं लग गई अपने अपने कामों पर। बिना पतियों की मदद से तो होने वाला नहीं था काम, इसलिए सब्जी काटने का काम उन्हें सौंप दिया गया और सभी अपना काम अच्छी तरह से कर रहे थे ताकि ससुर जी की डांट न खानी पड़े। छोटी बहू जानकी ने चालाकी दिखाई और आटा गूंदने का काम ले लिया। सोचा इस काम में कोई डांट पड़ नहीं सकती। 30 किलो आटे का ड्रम वह ये कहकर अपने कमरे में ले गई कि रसोई में जगह नहीं होगी, वह कमरे में ही आटा गूंद लेगी। मंझली और बड़ी बहू ने भी ध्यान नहीं दिया और वो दोनों अपने अपने कामों में लग गई। जानकी 30 किलो आटा लेकर अपने कमरे में चली गई और गूंथने लगी, पर आज छोटी थी इसलिए 2 किलो के हिसाब से आटा गूंथकर ढेर बनाती जा रही थी। काफ़ी देर बाद पल्लवी व सुरेखा को पूरियां बनाने के लिए आटे की ज़रूरत पड़ी। वे दोनों जानकी के कमरे में आटा लेने चली गईं तो नज़ारा देखकर अचंभित रह गई। जानकी सारा आटा गूंथ चुकी थी। वह आटा देख उन्हें चक्कर आने लगा। वे समझ नहीं पा रही थी कि वो आटा कम है या ज़्यादा। तीनों ससुर जी के डर के मारे खुसर फुसर कर रहे थे कि अचानक ससुर जी कमरे में आ गए। जानकी और सुरेखा ने जल्दी से आधे गूंदे आटे के ढेर को बेड के नीचे खिसका दिया। अब पूरियां बनाना शुरू हो गया। दीदी, यह तो 4-5 ढेर में ही बन जाएगा सबका, क्योंकि पुलाव भी है। बाकी जो 9-10 ढेर हैं आटे के, उसका क्या करेंगे? फ्रिज में भी जगह नहीं है। ऊपर से ससुर जी ने देख लिया तो पल्लवी ने बोला। इस बीच उनके ससुर जी रसोई में बराबर निगरानी रखे हुए थे। तीनों बहू का ध्यान बेड के नीचे गुथे आटे के ढेर पर था। जानकी की ड्यूटी कमरे में ही लगा दी कि कहीं ससुर जी देख ना लें। इधर पल्लवी ने पूरियां थोड़ी मोटी मोटी बनानी शुरू कर दी ताकि थोड़ा ज़्यादा आटा लग जाए, लेकिन तभी उसके ससुर जी चिल्लाते हुए आए, ये क्या बना रही हो, कभी बनाई नहीं है क्या? यह ट्रिक भी फेल हो गई। जैसे तैसे सब ने खाना खा लिया। तीनों बहुओं की जैसे भूख प्यास मिट गई थी। मेहमान जा रहे थे तो तीनों के पति किसी न किसी मेहमान को छोड़ने गए। रात के 12 बज चुके थे। इस बीच गर्मी से बेड के नीचे रखे आटे का साइज डबल हो गया। जानकी 40 मेहमानों की चिंता में शाम 4 बजे से ही आटा गूंदने बैठ गई थी। इतने सारे आटे के ढेर और ऊपर से ससुर जी का गुस्सा किसी गरीब के लिए भी नहीं बना सकते थे, क्योंकि आटा बहुत देर से गुथा हुआ था और सड़ी गर्मी की वजह से खराब हो गया था। घर के आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां आटे को दफनाया जा सके। सुरेखा, वह पूरा 30 किलो आटा तो नहीं लगा होगा? ससुर जी ने
ये कहा तो ये सुनते ही तीनों बहुओं का बुरा हाल हो गया। जी पिताजी, बच गया है। अब एक और मुसीबत, बचा हुआ आटा ससुर जी कल चेक करेंगे। तो तीनों ने अपने अपने पतियों को फ़ोन किया और कहा कि आटा लेकर आएं। अब इतनी रात को आटा कहाँ मिलेगा? दुकान थोड़ी खुली है, लेकिन आटा लाना क्यों है? हमें नहीं पता। आटा लेकर आना, वरना हमारे साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। तभी पल्लवी के पति ने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके उठाया, उससे आधी रात में दुकान खुलवाकर आटा ले लिया। इस तरह पल्लवी, जानकी और सुरेखा की एक उलझन तो सुलझ गई। सबसे ज़्यादा जानकी डरी हुई थी, क्योंकि ये सारा तनाव उसी की वजह से हुआ था। ऊपर से इतने आटे की बर्बादी। रात के 1 बज गए थे। ससुर जी कुछ हिसाब किताब के चक्कर में जागे हुए थे। कमरे में हल्की बदबू आनी भी शुरू हो गई थी। अभी तो तीनों के पतियों को इसकी खबर तक नहीं थी। इतने में मंझली बहू पल्लवी ने कहा, सुबह तक तो आटा पूरी तरह से सड़ जाएगा। बगल वाले घर के बगल में से जो गली जा रही है, उसके अंत में एक खाली प्लॉट है, वहाँ रख देते हैं। लेकिन इतनी रात को जाएगा कौन? थोड़ी दूर है, ऊपर से ससुर जी जाग रहे हैं, सुरेखा ने कहा। जानकी को ससुर जी पर नज़र रखने के लिए कहा गया। पल्लवी और सुरेखा जल्दी जल्दी फूले हुए आटे के ढेर को पॉलीथीन में रखने लगी। 4 पॉलीथीन बनकर तैयार हो गईं। उधर जानकी, पिताजी सो जाओ ना, आप रात के 1 बज गए हैं, आप थक गए होंगे, हम लोग उनके आने के बाद सो जाएंगे, इसीलिए जाग रहे हैं। ससुर जी सोने चले गए। जानकी भागते हुए कमरे में गई। दीदी, पिताजी सोने चले गए हैं, तू इधर संभाल, पल्लवी ने जाते हुए कहा। दोनों फूले हुए आटे की पॉलीथीन पकड़कर धीरे धीरे डरते डरते गली से बाहर आ गई और तेज कदमों से उस खाली प्लॉट की तरफ जाने लगी। दहशत में दिल की धड़कन पूरी रफ्तार से बढ़ रही थी। इतनी रात को कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? यह सोचकर दोनों ने अपने सिर पर दुपट्टा डाल लिया। जैसे ही दोनों प्लॉट के पास पहुंची, अचानक गली के बहुत सारे कुत्ते उनके पीछे पड़ गए और भौंकने लगे। कुछ कुत्तों ने उन्हें घेर लिया और हाथ में पकड़े हुए पॉलीथीन को सूंघने लगे, शायद कुछ खाने के लिए मिलेगा। दोनों ने जल्दी से पॉलीथीन फेंकना शुरू किया कि सामने से आई 3 मोटरसाइकिल की रोशनी ने उन्हें डरा दिया। अंधेरी रात में कुत्तों के शोर से और बाइकों की रोशनी से घबराकर पल्लवी और सुरेखा जल्दी जल्दी उल्टे पैर सड़क पर दौड़ने लगी। तीनों मोटरसाइकिल उनके पीछे पीछे हॉर्न बजाती हुई पीछा कर रही थी। डर के मारे दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे गेट के अंदर घुस गए। तीनों मोटरसाइकिल भी गेट के अंदर आ गईं और देखा तो वह उन तीनों के पति ही थे। क्या हुआ? क्या करने गई थी इतनी रात को बाहर, और इतनी बुरी तरह से भाग क्यों रही थी? पल्लवी के पति ने पूछा। अंदर चलो सब, राहत की सांस लेते हुए सुरेखा ने कहा। बताओ तो भाभी, कुत्ते भी पड़े थे आप दोनों के पीछे, क्या करने गए थे? हमने कितने हॉर्न मारे आप लोगों को, लेकिन आप रुके क्यों नहीं? अंदर चलो सब, राहत की सांस लेते हुए सुरेखा ने कहा। बताओ तो भाभी, कुत्ते भी पड़े थे आप दोनों के पीछे, क्या करने गए थे? हमने इतने सारे हॉर्न मारे आप लोगों को और आप लोग रुके क्यों नहीं? और आटा क्यों मंगवाया था? सुरेखा ने कहा। रुको रुको, अभी नहीं बता सकती, कभी मैं कहानी लिखूंगी इस पर, वह गुंधे आटे के ढेर, पढ़ लेना, समझ आ जाएगा तुमको। यह कहकर तीनों बहुएं हंसने लगी। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी हुआ है कभी ऐसा? अगर हुआ है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।